edu.in साइट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मौर्यकालीन आर्थिक जीवन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने पिछले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी मौर्यकाल में व्यापार और वाणिज्य के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मौर्यन पीरियड में इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। मौर्यकालीन लोगों के आर्थिक जीवन के संबंध में हमें बहुत सारे स्रोतों से जानकारी मिलती है और इन स्रोतों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि मौर्यकाल के लोगों का आर्थिक जीवन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। साम्राज्य में शांति होने के कारण, कृषि और उद्योगों के उन्नत होने के कारण वाणिज्य और व्यापार को पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिला। परिणाम स्वरूप उस समय लोग आर्थिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हुए। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो मौर्य काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय ही कृषि या एग्रीकल्चर था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत होने के कारण मौर्य शासकों ने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देने की ओर विशेष ध्यान दिया था। किसानों को राज्य की ओर से बहुत सारी सुविधाएं भी प्राप्त थी, जैसे कि बंजर भूमि को अधिक से अधिक कृषि के अंतर्गत लाने के लिए भी प्रयत्न किए जाते थे। सिंचाई के साधनों को उन्नत करने के लिए सरकार प्रत्येक संभव प्रयत्न करती थी। सैनिकों को यह आदेश था कि वे युद्ध के समय फसलों को बिल्कुल भी नष्ट ना करें या नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, बल्कि बचाकर चलें। इन सब प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप उस समय फसलों से भरपूर उपज प्राप्त होती थी। मौर्य काल की मुख्य फसलें चावल, गेहूं, जौ, कपास और गन्ना थी। सरकार भूमि की उपजाऊ शक्ति के आधार पर 1/6 से लेकर 1/4 भाग तक लगान प्राप्त करती थी। और अगर हम बात करें उद्योग धंधों की, तो मौर्य काल में उद्योग भी पर्याप्त उन्नत थे। इस काल में कपड़ा उद्योग सर्वाधिक प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र बड़ी मात्रा में तैयार किए जाते थे। इसके अतिरिक्त ऊनी और रेशमी वस्त्र भी तैयार किए जाते थे। उस समय लकड़ी उद्योग और चमड़ा उद्योग भी काफी विकसित थे। बहुत से लोग सोना, चांदी, तांबा और लोहे की खानों में काम करते थे। अशोक के शासनकाल में शिल्प उद्योग भी पर्याप्त उन्नत था। कुछ लोग शस्त्र, बर्तन और आभूषण बनाने के उद्योगों में भी बराबर काम किया करते थे। अगर हम बात करें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की, यानी कि पशुपालन या पशु का व्यवसाय मौर्य काल में कैसा था, तो पशुपालक कबीले पशुपालन का कार्य करते थे। वे गौएं, भैंसे और भेड़ बकरियां आदि पालते थे। व्यापारिक दृष्टि से लाभप्रद होने के कारण सरकार ने अपने अलग अलग डेयरी फार्म भी खोले हुए थे। और ऑर्गेनाइज्ड श्रेणीज की बात भी हमें स्रोतों से जानकारियां मिलती है। मौर्य काल में कारीगरों और शिल्पकारों ने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेणियां स्थापित कर रखी थी। श्रेणी का नेतृत्व जेठक या श्रेष्ठी करता था। धंधों का अब स्थानीयकरण हो गया था, यानी कि धंधे अब खानदानी बन गए थे। श्रेणियां पहले कच्चे माल को खरीदती थी और फिर उनसे सामान तैयार करके बाजार में बेचा करती थी। व्यापार के लिए नए क्षेत्र की खोज करती थी। जेठक या श्रेष्ठी अपनी श्रेणी में काम करने वाले कारीगरों और शिल्पियों के कामों की देखभाल करते थे। श्रेणियों के द्वारा जो तैयार किया गया सामान था, वो सरकार की ओर से उसका निरीक्षण किया जाता था। और ट्रेड रेगुलेशंस या व्यापारिक नियमों की जब हम बात करते हैं, तो मौर्य शासकों ने व्यापार को उन्नत करने के उद्देश्य से बहुत से व्यापारिक नियम भी बना रखे थे। तस्करों और वस्तुओं में मिलावट करने वालों को कड़ा दंड दिया जाता था। वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण रखा जाता था। मापतोल के पैमाने सरकार की ओर से जारी किए जाते थे। व्यापारियों को देशी माल पर 5% और विदेशी माल पर 10% लाभ प्राप्त करने का अधिकार था। ऋण के रूप में ली गई राशि पर ब्याज की दर सरकार की ओर से निर्धारित की जाती थी। इन नियमों के परिणाम स्वरूप मौर्य काल में व्यापार ने बहुत ज़्यादा उन्नति कर रखी थी। और इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड की जब हम बात करते हैं, तो मौर्य काल में आंतरिक और बाह्य व्यापार बहुत ज़्यादा उन्नत था। व्यापार जल और स्थल मार्गों से किया जाता था। मौर्य साम्राज्य का अधिकांश व्यापार सीरिया, मिस्र, रोम, यूनान और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ होता था। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख व्यापार केंद्र तक्षशिला, उज्जैन, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र थे। और मौर्य साम्राज्य से विदेशों को हीरे, मोती, सुगंधित वस्तुएं, सूती और रेशमी वस्त्र, हाथी दांत, लकड़ी का सामान, औषधियां, गरम मसाले और नील आदि का निर्यात किया जाता था। भारत विदेशों से सोना, चांदी, मूल्यवान रत्न आदि वस्तुओं का आयात किया करता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मौर्य काल ने प्राचीन भारत के सामाजिक और आर्थिक इतिहास को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। edu.in साइट में आज बस इतना ही। भारत के इतिहास से इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रहिए edu.in साइट के साथ।